हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स, एक नया चैप्टर जिसका आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। आज इंट्रोडक्शन बताएंगे, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, कुछ बेसिक आइडियाज़ बताएंगे, कुछ बेसिक आपको टाइप्स ऑफ सिस्टम बताएंगे, सराउंडिंग बताएंगे, बहुत कुछ बताएंगे। सारा बेसिक डिस्कशन आज होने वाला है। तो थर्मोडायनेमिक्स एक अच्छा चैप्टर है। अच्छा इन द सेंस कि मतलब क्वेश्चन भी बढ़िया आता है इसमें। एग्जाम में भी आपको अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसमें। एडवांस में भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनता है। मतलब ओवरऑल अगर बोला जाए तो ये एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब अगर आप लोग सिस्टमेटिक रूप में इसको नहीं पढ़ते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पढ़ते हैं इसको, तो आपको कम से कॉम्प्लेक्स लगेगा। इधर से उधर से पढ़ लेंगे आप, मतलब वर्क पढ़ लिया अलग से, इधर पढ़ लिए, मतलब रैंडम वे में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो जो है थर्मोडायनेमिक्स आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा। ठीक है, सिस्टम में पढ़ेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें सिस्टम के बारे में भी जानेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स आपको फिजिक्स में भी पढ़ना होता है, केमिस्ट्री में भी पढ़ना आता है। तो हम लोग जो है केमिस्ट्री वाला थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि फिजिक्स का अलग होता है, केमिस्ट्री का अलग होता है, फिजिक्स में साइन कन्वेंशन अलग होता है, केमिस्ट्री में अलग होता है। तो उतना कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। अगर आप लोग सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, बढ़िया से स्टडी करते हैं, बढ़िया से अगर आप लोग देखेंगे तो कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप अभी तक अगर आप लोग थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में पढ़ लिए होंगे तो और आपको यहाँ पर मजा आएगा, क्योंकि बहुत सारा टर्म यहाँ पर जो हम लोग रिपीट करेंगे। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, वर्क क्या होता है, सारा कैलकुलेशन हम लोग जो है सेम ही यहाँ पर करने वाले हैं। थोड़ा सा जहाँ पर अंतर होगा मैं वहाँ पर आपको जो है बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, थर्मो प्लस डायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन या चेंजेस। ठीक है, थर्मो मतलब होता है हीट। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हीट का जो है मोशन पढ़ने वाले हैं, हीट का चेंजेस पढ़ने वाले हैं। हीट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा, हीट कभी वर्क में चेंज हो जाएगा, हीट कभी दूसरे एनर्जी में चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो एनर्जी और वर्क पे ही हम लोग क्या करेंगे, सारा जो है एकदम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए आपको पहले बता देते हैं इसका डिफिनेशन क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस, the branch of science in which we study about the branch of science in which we study about किसके बारे में पढ़ेंगे, हीट के बारे में पढ़ेंगे। हीट एंड इट्स रिलेशन विथ एनर्जी एंड वर्क। हीट के बारे में पढ़ेंगे और हीट का रिलेशन पढ़ेंगे, वर्क और एनर्जी से क्या उसका रिलेशन होता है। तो उसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक्स या थर्मोडी। ठीक है, चलिए जैसे देखिए यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स जो है ये नाम ही सजेस्ट कर रहा है, देखिए ध्यान से, थर्मो प्लस डायनामिक्स। थर्मो प्लस डायनामिक्स से मिलकर बना है। ये थर्मो का मतलब होता है हीट। थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट। डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन या चेंजेस। तो हीट का चेंजेस हम लोग पढ़ने वाले हैं। हीट कभी वर्क में चेंज हो जाएगा, हीट कभी एनर्जी में चेंज हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, सारा जो हम लोग रिलेशन जो है पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स में। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स क्या है, थर्मोडायनामिक्स एक साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं हीट के बारे में। थर्मो का मतलब भी क्या होता है, हीट। तो हीट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं और उसके मतलब हीट और एनर्जी, हीट का कन्वर्जन बोल सकते हैं। ठीक है, तो हीट और एनर्जी और वर्क के बीच में हम लोग क्या पढ़ते हैं, रिलेशन पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो थर्मोडायनेमिक्स हमको समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म समझना होगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म समझना होगा, जैसे सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है और यूनिवर्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सिस्टम क्या होता है। पहला टॉपिक है सिस्टम। बेसिक टर्मोलॉजी बोल सकते हैं आप लोग, बेसिक टर्म। जो बेसिक टर्म हमको समझना होगा, पहला है हमारा सिस्टम। सिस्टम में रहना है। ठीक है, सिस्टम में पढ़ना है तभी समझ में आएगा पूरा। ठीक है, चलिए सिस्टम क्या होता है।
वो वाला सिस्टम नहीं जो सिस्टम फाड़ देंगे, वो वाला नहीं। दूसरा सिस्टम देखिए, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is under observation। यूनिवर्स का ऐसा पार्ट जो ऑब्जर्वेशन में हम लोग लेंगे, या उसको किसी को बोलते हैं कंसिडरेशन। यूनिवर्स का ऐसा पार्ट जिसको हम लोग ऑब्जर्वेशन में लेंगे, जिस पे हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है, जिस पे हम लोग स्टडी करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। सराउंडिंग क्या होता है? सराउंडिंग यूनिवर्स का वो पार्ट, ठीक है। देखिए, अगर हम लोग सिस्टम को छोड़ देंगे, यूनिवर्स का वो पार्ट, अगर हम लोग सिस्टम को एक्सक्लूड करके जितना ही पार्ट बचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सराउंडिंग बोलेंगे। तो द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन the part of universe other than system is called surrounding, या is surrounding। तो सिस्टम को छोड़ के जितना भी पार्ट बच गया यूनिवर्स का उसको हम लोग सराउंडिंग बोलेंगे। सिस्टम को छोड़ के जितना भी पार्ट बच गया यूनिवर्स का उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सराउंडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सराउंडिंग। सपोज एग्जांपल देखिए, सपोज आपको कोई मेरे ऊपर स्टडी करेगा, सपोज, तो मेरे ऊपर क्या स्टडी करेगा? सपोज मेरा हाइट कितना है, मैं दिन में क्या क्या करता हूँ, मैं कितना देर पढ़ता हूँ, मैं कितना देर रील्स देखता हूँ, मैं क्या करता हूँ टोटल, ठीक है। टोटल मेरे ऊपर जो कोई स्टडी करना चाहेगा तो मैं हो गया सिस्टम, जो ऑब्जर्वेशन में लिया, जिसको ऑब्जर्वेशन में लिया गया, मैं हो गया सिस्टम। और मेरे अलावा जितना भी चीज़ है वो क्या हो गया? सराउंडिंग। मेरे अलावा आप ये मतलब जिस मोबाइल से मैं शूट कर रहा हूँ, ये बोर्ड, ये सारा चीज़, ठीक है, क्या हो जाएगा? सराउंडिंग हो जाएगा। तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है जिसको हम लोग ऑब्जर्वेशन में लेंगे, जिसपे हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे हम आप लोग को मतलब दिखाएंगे, एक सब सिलेंडर है, पिस्टन लगा हुआ है, कितना वर्क होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलेंगे। और उसके अलावा जितना भी पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सराउंडिंग बोलेंगे। सपोज एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हैं, देखिए मान लेते हैं, ठीक है, ये क्या है? पिस्टन है, इसमें गैस भरा हुआ, मतलब ये एक सिलेंडर है जिसमें गैस भरा हुआ है, और यहाँ पर देखिए ये पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ये है पिस्टन, ठीक है। तो इस गैस के बारे में हमको स्टडी करना है, ये जो आइडियल गैस है इसके बारे में हमको क्या करना है? स्टडी करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये जो हमारा है ये हमारा हो जाएगा सिस्टम, जिसपे हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम, ठीक है। और इसके अलावा जितना भी पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सराउंडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सराउंडिंग बोलेंगे। और टोटल पार्ट को हम लोग यूनिवर्स बोलेंगे। टोटल पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिवर्स बोलेंगे। सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होता है? यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होता है? यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग बराबर क्या होता है? यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होता है? यूनिवर्स, ठीक है। तो सिस्टम का मतलब वो पार्ट जिस पे हम लोग स्टडी करते हैं। सपोज ये रूम, जिस रूम में आप बैठे हैं, अगर उसके बारे में आपको स्टडी करना है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा। उसके अलावा जितना भी कुछ है वो सारा क्या हो जाएगा? यूनिवर्स हो जाएगा। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलकर क्या बना लेता है? मतलब जिस रूम में आप बैठे हैं उसको, उस पर अगर आपको स्टडी करना है उसको आप लोग सिस्टम मानेंगे, वो सिस्टम हो जाएगा। और बाद बाकी सारा क्या हो जाएगा? सराउंडिंग। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलकर क्या बन जाता है? यूनिवर्स बन जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको समझना था। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ेंगे, इसको नोट कीजिए। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। समझ में आ रहा है? थर्मोडायनेमिक्स अभी तो ये बेसिक है पूरा। आज पूरा इंट्रोडक्शन देंगे, प्रोसेस के बारे में बताएंगे, कितने तरह का प्रोसेस होता है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी बताएंगे, ठीक है। और बहुत सारा क्वेश्चन भी करेंगे। जेई का क्वेश्चन लेके आए हैं प्रीवियस ईयर, सारा हम आपको जो है सॉल्व भी करवाएंगे, ठीक है। चलिए, अभी हम लोग सिस्टम समझ गए।
ऐसा पार्ट यूनिवर्स का जिसको हम लोग ऑब्जर्वेशन में लेते हैं उसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं, और सिस्टम के अलावा जितना भी पार्ट होगा उसको हम लोग सराउंडिंग बोलेंगे, और सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर हमारा जो है यूनिवर्स बनाता है। ठीक है, आपको बाउंड्री के बारे में भी थोड़ा बता देंगे अभी। ठीक है, चलिए अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम का टाइप्स ऑफ सिस्टम। पहला हमारा होता है ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज सिस्टम, अगर ये सब आप लोगों को आता है तो थोड़ा स्पीड करके देख लीजिए। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, मतलब ड्रॉपर नहीं है, फ्रेशर है, तो आराम से आप लोग जो है देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोज सिस्टम, उसके बाद होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तीनों के बारे में हम लोग जो है एक साथ स्टडी करने वाले हैं। चलिए, ओपन सिस्टम क्या होता है? ये सब कुछ कंटेनर है, एक यहां पर भी बना देते हैं। चलिए उसके बारे में बाद में स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए ये ओपन है। क्लोज सिस्टम का मतलब ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ओपन सिस्टम में क्या होता है? सपोज मान लीजिए आपके पास एक ग्लास टी है, ठीक है, मतलब कप ऑफ टी आपके पास है। ठीक है, उसमें क्या होता है, आप टी उसमें डाल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। ठीक है, आप मतलब एक ग्लास आपके पास चाय है, तो उसको चाय को अगर बाहर में रखेंगे, ठीक है, उसको अगर आप लोग बाहर में रखेंगे मतलब तो क्या हो जाएगा, ये उसका एनर्जी भी लॉस हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि सिस्टम से सराउंडिंग में क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा। ये हमारा सिस्टम हो गया, और बाद बाकी जितना बाहर का पार्ट है वो सराउंडिंग हो गया। तो ये है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब इसमें से आप लोग जो है मैटर भी एक्सचेंज कर सकते हैं और एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकता है। कुछ देर अगर बाहर में रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। मतलब एनर्जी इसमें से बाहर निकल गया, सिस्टम से एनर्जी बाहर चला गया, सराउंडिंग में चला गया, इसलिए ठंडा हो गया। समझ रहे हैं? तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, तो मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है। देखिए, मैटर भी एक्सचेंज होता है और एनर्जी भी एक्सचेंज होता है। ये सिंबल का मतलब आएगा भी, जा भी सकता है, आ भी सकता है। तो ये मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, लिख सकते हैं मैटर एंड एनर्जी बोथ कैन बी एक्सचेंज्ड। अगर आपको निकालना होगा तो इसमें से टी बाहर भी निकाल सकते हैं, इसके अंदर भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सपोज चीनी डालना है, कम चीनी पड़ गया, चीनी भी डाल सकते हैं। मतलब मैटर का एक्सचेंज हम लोग कर सकते हैं और एनर्जी का भी एक्सचेंज कर सकते हैं ओपन सिस्टम में। कौन सा सिस्टम में? ओपन सिस्टम में। ठीक है, और इसका जो वाल होता है, ये जो वाल होता है ये डाइथर्मल वाल होता है। क्या होता है? डाइथर्मल वाल या बाउंड्री इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाउंड्री, डाइथर्मल बाउंड्री। डाइथर्मल कहने का मतलब हीट का आदान प्रदान हो सकता है, मतलब हीट का एक्सचेंज हो सकता है, इसीलिए क्या होता है, ये डाइथर्मल बाउंड्री, डाइथर्मल बाउंड्री। ठीक है, तो इसीलिए हीट का एक्सचेंज हो रहा है ना, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, और मैटर का तो एक्सचेंज हो सकता है क्योंकि ये ओपन है, ये खुला हुआ है। क्लोज सिस्टम में क्या हो जाएगा? ठीक है, क्लोज सिस्टम में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज सिस्टम में ये क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, ऊपर से मैंने ढक दिया, ओपन सिस्टम को ढक देंगे, क्लोज सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, अब बताइए सेम इसमें आपका टी रखा हुआ है, तो इसमें से बताइए, तो इसमें से बताइए आप क्या कर सकते हैं, मैटर का एक्सचेंज कर सकते हैं क्या? इसमें से अगर आपको टी निकालना होगा, चाय निकालना होगा, निकाल सकते हैं क्या? इसमें कुछ डाल सकते हैं क्या? शुगर डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते हैं, कुछ नहीं डाल सकते हैं, ना निकाल सकते हैं, बट एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ किसका एक्सचेंज होगा? एनर्जी का एक्सचेंज होगा, मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ हमारा जो है एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होगा। तो क्या लिख सकते हैं, ओनली एनर्जी कैन बी एक्सचेंज। अच्छा, एक्सचेंज का मतलब क्या लिख रहे हैं? एक्सचेंज का मतलब हुआ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या हो सकता है, एनर्जी का लेन देन हो सकता है। ठीक है,
तो क्लोज हो गया तो मतलब मैटर हम लोग एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम लोग एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो एनर्जी एक्सचेंज करेंगे तो इसका भी वाल क्या होगा, डाइथर्मल होगा। क्या होगा, डाइथर्मल। डाइथर्मल मतलब एनर्जी का एक्सचेंज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बाउंड्री बोलते हैं। बाउंड्री मतलब यूनिवर्स का वो पार्ट, यूनिवर्स का वो पार्ट जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करे। लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स which separates system and surrounding, system and surrounding, ठीक है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है, ठीक है। तो आपका जो ये बाउंड्री है, ये किसके बारे में लिखे हैं, बाउंड्री के बारे में। किसके बारे में, बाउंड्री। तो बाउंड्री आपका रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। तो ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये आपका जो है रियल बाउंड्री है। ये क्या है, रियल बाउंड्री। ये जो मतलब जो ग्लास का जो ये वॉल है, ये आपका रियल बाउंड्री है। और ये आपका देखिए इमेजिनरी बाउंड्री कैसे देखेंगे, ये देखिए लिक्विड है, ये देखिए यहाँ तक जो है लिक्विड का फेज है ये, और उसके बाद देखिए एयर है, ऊपर में कुछ नहीं है तो यहाँ पर एयर का मॉलिक्यूल होगा। तो एयर और लिक्विड के बीच में जो एक मतलब इमेजिनरी एक क्या है, बाउंड्री है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी बाउंड्री। मतलब एयर और लिक्विड को जो सेपरेट करेगा, लिक्विड, ये जो लिक्विड है ये टी जो है, और ऊपर में जो एयर है, तो एयर और टी के मॉलिक्यूल के बीच में जो मतलब एक लाइन बना होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब बना नहीं होगा, इमेजिनरी है, इसीलिए तो क्या नाम है उसका, इमेजिनरी बाउंड्री है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी बाउंड्री बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, रियल बाउंड्री है। क्या है, ये रियल बाउंड्री आपका है, ठीक है। तो ओपन सिस्टम में एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है। क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है, क्योंकि ढका हुआ है। और आइसोलेटेड में आपको पता चल ही रहा होगा, इसमें दोनों का एक्सचेंज हुआ, इसमें सिर्फ मैटर का, उसमें ना एनर्जी एक्सचेंज होगा ना मैटर एक्सचेंज होगा, ठीक है। देखिए आपको एकदम बढ़िया से बना देते हैं, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, ये इसके पास जो होता है एडियाबैटिक बाउंड्री होता है, मतलब हीट एक्सचेंज नहीं होगा। और उसके बाद ऊपर में भी ढका हुआ होता है, मैटर भी एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है, मैटर भी एक्सचेंज नहीं होगा। ना मैटर एक्सचेंज होगा, ना यहाँ से एनर्जी एक्सचेंज होगा। मैटर, एनर्जी, मैटर और एनर्जी कुछ भी एक्सचेंज यहाँ पर जो है नहीं होगा, ना आपका मैटर एक्सचेंज होगा, ना आपका एनर्जी एक्सचेंज होगा। और ये जो वाल होता है, ये एडियाबैटिक बाउंड्री होता है, ये आपके पास एडियाबैटिक वाल होता है, ठीक है। मतलब क्यू का ट्रांसफर जो है नहीं होगा, क्यू का एक्सचेंज जो है नहीं होगा, क्यू का एक्सचेंज नहीं होगा, डेल्टा क्यू लिख सकते हैं। क्यू जो है यहाँ पर जो है चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपको दिखाते हैं, देखिए ये देखिए, आपको आपके घर में भी होगा, ये थर्मोफ्लास्क है ये। इसमें क्या होता है, अगर आप लोग सपोज पानी रखते हैं, इसमें आप जो पानी रखेंगे तो आपका जो है मतलब ठंड, जैसे आप जितना टेम्परेचर में रखेंगे उतना ही रहता है मेंटेन, एनर्जी का लॉस नहीं होता है। लेकिन आपको भी पता है कोई भी चीज़ मतलब परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं होता है। आपको पता है इसको अगर रखेंगे 2-3 घंटा छोड़ देंगे तो इसमें से भी एनर्जी धीरे धीरे लॉस होता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है लॉस होता है, ठीक है। 2 घंटा 4 घंटा तक आप जो है पानी इसमें जो है ठंडा पानी या गर्म पानी आराम से जो है इसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी का ज़्यादा लॉस नहीं होता है, क्योंकि इसका जो बाउंड्री होता है ये एडियाबैटिक बाउंड्री होता है, डायथर्मल नहीं होता है। क्या होता है, डायथर्मल नहीं होता है, एडियाबैटिक बाउंड्री होता है। क्या होता है, एडियाबैटिक बाउंड्री होता है। यहाँ पर एनर्जी का लॉस नहीं होता है। वैसे भी क्लोज है तो मैटर का भी मतलब यहाँ पर आदान प्रदान नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। और इसका जो एडियाबैटिक बाउंड्री है, इसलिए क्या होगा, तो एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा, समझ रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि ये भी मतलब परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं होता है, बट लैब में जो रहता है वो थोड़ा परफेक्टली आइसोलेटेड रहता है, ठीक है। एक बात आप समझ रहे हैं, अगर हम कभी भी अगर फ्यूचर में अगर ऐसा हो जाए कि परफेक्टली आइसोलेटेड बॉडी अगर बना दें, जो एनर्जी का थोड़ा भी एक्सचेंज नहीं होगा, तो दुनिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं। अगर सपोज हमको एक दिन खाना बनाएंगे, 1 महीना तक खाएंगे, ठीक है। खाना खराब क्यों होता है, एनर्जी उसमें से लॉस हो जाता है,
ठीक है। तो उसको अगर खाना एक दिन बना लिए और उसको रख दिए वहाँ पर, ये हमारे पास एक परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम रहेगा, उसमें हम लोग रख देंगे, जैसा का तैसा खाना हमारे पास जो है ताज़ा ताज़ा खाना, जितना हीट पे रखेंगे उसको उतना ही हमको, अगर निकालेंगे तो उतना ही हीट पे हमको खाना मिलेगा। ठीक है, मतलब उसमें से कुछ भी एनर्जी अगर लॉस नहीं होगा, मतलब सिर्फ ताज़ा का वही, मतलब ताज़ा खाना हमको जो है मिलेगा। फ्रिज में भी रखते हैं हम लोग तो क्या होता है, एकदम पूरा ठंडा हो जाता है खाना पूरा, मतलब फिर भी 1-2 दिन तक रह जाता है वहाँ पे। लेकिन अगर परफेक्टली आइसोलेटेड अगर रहेगा तो उसमें से एनर्जी लॉस ही नहीं होगा। सपोज ये मार्कर को, सपोज मान लेते हैं कुछ हम बनाए हैं मतलब खाने के लिए, और उसको हम रख दिए उसमें, ठीक है, और बहुत दिन तक, सालों साल तक रख देंगे तब भी खराब नहीं होगा वो, समझ रहे हैं। तो बहुत बड़ा समस्या जो है दुनिया का सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 तरह का जो है सिस्टम था, एक ओपन सिस्टम था, एक क्लोज सिस्टम था, एक आइसोलेटेड सिस्टम था। ओपन सिस्टम में मैटर एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है, क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है। आइसोलेटेड सिस्टम में ना एनर्जी एक्सचेंज होता है ना मैटर एक्सचेंज होता है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है, क्योंकि एडियाबैटिक बॉन्ड होता है, हीट का एक्सचेंज नहीं करने देता है। ठीक है, तो ये 3 तरह का हमारा क्या था, सिस्टम था। इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते। बॉन्डी का मतलब समझ में आ गया। यूनिवर्स का ऐसा पार्ट जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करे। ठीक है, चलिए अब प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम पढ़ते हैं। देखिए एकदम सिस्टमैटिक में पढ़ना है। पहले आपको बताया थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, उसके बाद सिस्टम के बारे में बताया, सराउंडिंग के बारे में बताया, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी बताया आपको, बेसिक टर्म बताए। उसके बाद सिस्टम का टाइप बताए, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम लोग जो है सिस्टम का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। चलिए अगला हमारा हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, सिस्टम का प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। देखिए यहां पर मैं कॉलम बना देता हूं। 2 तरह का प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है, एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, आपको कराएंगे, जेईई में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए होता है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है मास एंड साइज डिपेंडेंट होता है। ठीक है, जो मास एंड साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड अपॉन, ठीक है, मास, क्या बोल सकते हैं, मैटर, ठीक है, एंड साइज। मास एंड साइज पे डिपेंड करता है, ये मास एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट, इसको मास और साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट अपॉन मास एंड साइज। ठीक है, ये एडिटिव नेचर का होता है। आई होता है यहाँ पे क्या, एडिटिव इन नेचर, ये नॉट एडिटिव इन नेचर, इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आपको बेसिक आपको समझ में आ गया। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब वो प्रॉपर्टी, सिस्टम का वो प्रॉपर्टी जो मास एंड साइज पे डिपेंड करेगा। तो एग्जांपल बताइए तो क्या होगा, जो मास एंड साइज पे डिपेंड करेगा। तो एग्जांपल में तो मास आ ही जाएगा, क्योंकि मास पे डिपेंड कर रहा है, तो मास भी क्या है, एक प्रॉपर्टी है सिस्टम का, तो मास आ जाएगा। वॉल्यूम आ जाएगा, साइज आ गया तो क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, मास आ गया, वॉल्यूम आ गया। और बताइए ऐसा प्रॉपर्टी जो मास और साइज पे डिपेंड करे, और क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स। यस, नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होता है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैटर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 1 मोल ले लिए तो उतना पार्टिकल होगा उसमें। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, बताइए और क्या हो सकता है,
जो मास पे डिपेंड करे। एनर्जी हो गया, एनर्जी का जितना भी टर्म हो गया, तो एनर्जी हमारा क्या होता है, मास पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आपको 1 kg पानी को हीट करना है और आपको 1 लीटर पानी को हीट करना है, अगर आपको 10 लीटर पानी को हीट करना है, तो एनर्जी अलग अलग लगेगा कि नहीं। तो एनर्जी किस पे है, मास डिपेंडेंट है। मास अगर चेंज करेंगे, ठीक है, तो एनर्जी क्या होगा, चेंज होगा। 1 kg पानी को आपको क्या करना है, गर्म करना है, उसके बाद 1 लीटर और 10 लीटर पानी को गर्म करना है, किसमें ज़्यादा हीट लगेगा, किसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा, तो जो जिसका मास ज़्यादा होगा, समझ रहे हैं। तो एनर्जी भी क्या है, एनर्जी के बाद आप बोल सकते हैं इंट्रोपी, जितना भी आपका ये टर्म है, उसके बाद इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ये वगैरह हम लोग पढ़ेंगे सारा। इंथैल्पी, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, ये सब क्या है, तो मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव में क्या होगा, जो मास पे डिपेंड ना करे। ध्यान से एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, आपको देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन अभी करवाएंगे आपको। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब जो मास पे डिपेंड ना करे, जो मास इंडिपेंडेंट हो, साइज इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, जो मास इंडिपेंडेंट हो, साइज इंडिपेंडेंट हो। जैसे डेंसिटी, क्या हो गया, डेंसिटी, डेंसिटी आपका हो गया, क्या हो गया, डेंसिटी हो गया। आपका कंसंट्रेशन हो गया, डेंसिटी हो गया, आपका कंसंट्रेशन हो गया। बताइए तो, अगर हम डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, तो अगर आप लोग 1 बाल्टी पानी लीजिए, चाहे 1 चम्मच पानी लीजिए, डेंसिटी उतना ही होगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी चेंज करेगा क्या, 1 चम्मच पानी ले लेंगे, 1 बाल्टी पानी ले लेंगे, चेंज करेगा क्या, या एक मतलब पोखर में भर के पानी है, पौंड में या समुद्र में पानी है, क्या डेंसिटी चेंज करेगा, नहीं चेंज करेगा। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी हमारा क्या होता है, डेंसिटी हमारा फिक्स होता है, डेंसिटी हमारा क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है, चेंज नहीं करता है। मास के चेंज होने से डेंसिटी चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम के चेंज होने से डेंसिटी चेंज नहीं होता है, साइज पे डेंसिटी डिपेंड नहीं करता है। कंसंट्रेशन भी इसी तरह होता है, कंसंट्रेशन भी इसी तरह होता है। सपोज हम क्या किए, तो पानी, ध्यान से समझेंगे इसको, ठीक है, पानी और चीनी का घोल बना लिए, ठीक है, सॉल्यूशन, शुगर एंड वाटर। तो कहीं से अगर 1 चम्मच पानी निकालेंगे, किसी भी कोना से निकालेंगे, तो उसका टेस्ट तो सेम रहेगा, ठीक है। सपोज 2 ग्लास हम मतलब एक सॉल्यूशन में जो एक सॉल्यूशन बनाए, जिसमें से दो ग्लास सेपरेट किए, ठीक है, चीनी और पानी का सॉल्यूशन बनाए, और एक ग्लास हम लिए और 1 ग्लास अपने फ्रेंड को दिए, ठीक है, सपोज आपको दिए, ठीक है, तो दोनों का टेस्ट डिफरेंट होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन हमारा क्या होता है, मतलब डिपेंड नहीं करता है किस पे, मास पे डिपेंड नहीं करता है, साइज पे डिपेंड नहीं करता है। उसी तरह आपका ईएमएफ हो गया सेल का, ईएमएफ हो गया। ईएमएफ आप लोग पढ़ेंगे, नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे आप लोग क्लास 12th में, ठीक है। नस्ट इक्वेशन में आपको बताएंगे जो मतलब कंसंट्रेशन पे वैसे ईएमएफ डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है थोड़ा, कि कंसंट्रेशन अगर चेंज करेंगे तो ईएमएफ ऑफ सेल चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट आपका वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा, जो वॉल्यूम आप बढ़ा देंगे, सेम कंसंट्रेशन रहेगा, वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो ईएमएफ चेंज नहीं होता है आपका, ठीक है। उसी तरह अगर आप लोग बात करेंगे, ईएमएफ हो गया, उसके बाद आपका विस्कोसिटी होगा, विस्कोसिटी हो गया आपका। उसके बाद आपका हो गया, विस्कोसिटी आप लोग पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट में, लिक्विड जो है आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे विस्कोसिटी के बारे में, ठीक है, कितना गाढ़ा है, कितना अपोज कर रहा है फोर्स, उसी टाइप का कुछ होता है, ठीक है, विस्कोसिटी। तो ये भी क्या होता है, हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। उसके बाद और लिख सकते हैं, डेंसिटी हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, ईएमएफ हो गया, और जितना भी स्पेसिफिक अगर मतलब बोल दिया या मोलर बोल दिया, तो वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाता है, ठीक है। अगर टर्म स्पेसिफाई कर दिया, क्या स्पेसिफिक अगर बोल दिया, जैसे देखिए यहाँ पर स्पेसिफिक हीट है एक्सटेंसिव, बट अगर देखिए अगर मतलब अच्छा हीट कैपेसिटी होता है, हीट कैपेसिटी हमारा क्या होता है, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी हमारा क्या होता है, एक्सटेंसिव। अगर उसमें स्पेसिफिक लगा देंगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। स्पेसिफिक वाला अगर टर्म लग गया तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। मतलब स्पेसिफिक कहने का मतलब एकदम इसको फिक्स कर दिया, ये चेंज अब नहीं करेगा। अगर मोलर वाला टर्म आ गया, मोलर हीट आ गया, तो मोलर हीट कैपेसिटी,
ठीक है, ये ATC लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए अगर आपका मोलर वाला टर्म आ गया, तो अगर यहाँ पे आपका अगर मोलर वाला टर्म आ गया, क्या आ गया, मोलर वाला अगर टर्म आ गया आपका, मोलर वाला अगर आपके पास टर्म आ गया, ये मोलर वाला टर्म आ गया, ये भी हमारा क्या हो जाता है, उसके बाद ये हो जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि फिक्स हो गया। मोलर मतलब 1 मोल के लिए फिक्स हो गया, ये चेंज नहीं होगा, ये अब चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, दोनों में मैं अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ पे। अगर टर्म स्पेसिफिक आपको देखने को मिलेगा, अगर ये आपको मोलर देखने को मिलेगा, तो ये हमेशा क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, हमेशा क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, याद रखेंगे इसको। एक चीज़ और आप लोग नोट करेंगे कि 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो जो है इंटेंसिव होता है, इसको जो है नोट करेंगे, स्टार लगा लेंगे इसमें। अगर 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो, 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा जो है इंटेंसिव होता है, 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमेशा इंटेंसिव होता है। मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा इंटेंसिव होता है। मास अपॉन वॉल्यूम दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या हुआ, डेंसिटी, इंटेंसिव। कंसंट्रेशन क्या होता है बताइए, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स हमारा क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और वॉल्यूम ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दोनों का रेशियो ले लिए, कंसंट्रेशन हमारा क्या हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इस तरह से भी याद रखेंगे, ठीक है। और 2 चीज़ और आपको होता है कि अगर टर्म लगा रहेगा स्पेसिफिक, क्या लगा रहेगा, स्पेसिफिक या मोलर टर्म लगा रहेगा, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है, ठीक है। एक और इसमें एग्जांपल लिख लीजिए, जो बहुत फेमस होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा बताइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना होता है, आप लोग पढ़े होंगे बचपन में भी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 होता है, 3/2 होता है ना। तो अगर ग्लास का साइज छोटा ले या बड़ा ले, उससे फर्क पड़ता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, नहीं पड़ता है, चाहे छोटा। जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 4/3, 1.33 होता है अप्रॉक्स। तो अगर हम क्या करेंगे, अगर वाटर किसी भी सोर्स से लेंगे, ठीक है, तो उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा क्या, नहीं चेंज होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ डिपेंड करता है, ये मास पे तो डिपेंड नहीं करता है, साइज पे तो डिपेंड नहीं करता है, ये फिक्स होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमारा क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। जैसे याद रखेंगे, ईएमएफ ऑफ सेल, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, और 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा क्या होता है, इंटेंसिव होता है। ये एडिटिव इन नेचर होता है, ये एडिटिव इन नेचर होता है, ये एडिटिव इन नेचर नहीं होता है, ठीक है। इसको नोट करेंगे। समझ में आया, चलिए। तो जैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, सारा एनर्जी वाला टर्म। लेकिन अगर उसको स्पेसिफाई कर दिया, स्पेसिफिक हो गया या मोलर हो गया, मतलब वो फिक्स हो गया, क्या हो गया, फिक्स, तब वो इंटेंसिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। देखिए अगर आपको थोड़ा कम भी अभी समझ में आया है, अभी क्वेश्चन करेंगे सारा समझ में आ जाएगा, अभी क्वेश्चन करेंगे सारा समझ में आ जाएगा। देखिए ये कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मैं यहाँ पर जो है क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। क्वेश्चन देते हैं आपको, सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने लिख के लाया है सारा। बोल रहा है आइडेंटिफाई द इंटेंसिव क्वांटिटीज। इंटेंसिव मतलब जो मास पे डिपेंड नहीं करता है, साइज पे डिपेंड नहीं करता है, फ्रॉम द फॉलोइंग। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए मल्टीपल करेक्ट है, ठीक है, मल्टीपल करेक्ट है, 1993 में पूछा गया था, ठीक है, मल्टीपल करेक्ट है, याद रखेंगे। पहला है आपका इंथैल्पी, ठीक है, दूसरा है आपका टेम्परेचर, तीसरा है आपका वॉल्यूम, चौथा है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बताइए क्या बोल रहा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी पूछ रहा है, इंटेंसिव, मल्टीपल चॉइस है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस मतलब मल्टीपल करेक्ट, मल्टीपल चॉइस तो वैसे भी है, मल्टीपल करेक्ट, ठीक है, एक से ज़्यादा करेक्ट हो सकता है। बताइए इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड
ना करे, साइज पे डिपेंड ना करे। इंथैल्पी बताइए, एनर्जी वाला जितना भी टर्म है वो हमारा क्या होता है, एनर्जी वाला जितना भी टर्म है हमारा क्या होता है, वो एनर्जी वाला जितना भी टर्म होता है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। क्यों? क्योंकि अगर अभी आपको बताए थे 1 लीटर पानी लेंगे और 10 लीटर पानी लेंगे, दोनों को हीट करेंगे तो दोनों में डिफरेंट हीट लगेगा। जो 10 लीटर पानी होगा इसको हीट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी हमको देना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो नहीं हुआ, ये तो हमारा क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये हमारा क्या है, एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव। ये हमारा क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारा क्या है बताइए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमको निकालना है। टेम्परेचर हमारा क्या होता है, अच्छा बताइए, अगर कोई कंटेनर है उसमें सपोज 1 लीटर पानी भरा हुआ है और वो सपोज 50 डिग्री सेल्सियस पे है, तो उसमें से 1 चम्मच हम पानी निकालेंगे तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होगा। सिंपल सा बात है, अगर एक कंटेनर में अगर सपोज 10 लीटर या 1 लीटर पानी भरा हुआ है, उसका टेम्परेचर सपोज 50 डिग्री या 60 डिग्री सेल्सियस है पहले से, और उसमें से 1 चम्मच पानी हम निकाल लेंगे तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा? नहीं होगा। तो टेम्परेचर हमारा क्या है, मास पर डिपेंड नहीं करता है, हमारा ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव है। ये हो गया बी ऑप्शन। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो आपको पता है, साइज आ गया यहाँ पे, तो साइज ये हमारा क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में तो अभी बताएं, ये हमारा क्या होता है, इंटेंसिव होता है। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना होता है, 1.5 होता है, तो ग्लास आप छोटा लीजिए बड़ा लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा। पानी का 1.33 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डायमंड का कितना होता है, 2.5 के अप्रॉक्स शायद होता है। तो अगर छोटा लीजिए बड़ा लीजिए, उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होता है, मास और साइज पर डिपेंड नहीं करता है। चलिए, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब जो मास और साइज पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसको नोट करेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए, आसान था, इसी तरह सोचेंगे या फटाक से लगा देंगे। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखिए, आपको 2-3 अभी क्वेश्चन कराते हैं फटाफट। देखिए, एक और क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है, मतलब इसको लेटेस्ट क्वेश्चन ही बोल सकते हैं। देखिए, among the following the intensive property, the intensive property among the following the intensive property is या आर, बताइए। मल्टीपल करेक्ट है, मोलर कंडक्टिविटी है, अभी आप लोग बताएंगे। ठीक है, बी आपके पास है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ईएमएफ। ठीक है, सी रेसिस्टेंस, डी हीट कैपेसिटी। सोचेंगे, क्या है, सोचना है, आंसर लगाना है। क्वेश्चन 2010 का है। चलिए, मल्टीपल करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट, आसान क्वेश्चन है। देखिए, सोचेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, पूछ रहा है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी, फिर से इंटेंसिव पूछा है, मतलब मास और साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। तो बताइए, तो मोलर वाला टर्म लग गया, बताइए क्या होगा। मोलर मतलब फिक्स हो गया, मास और साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। तो पहला ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही करेक्ट हो गया। ये हमारा क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों है इंटेंसिव? क्योंकि फिक्स हो गया ना। देखिए, फिक्स हो गया, मोलर और स्पेसिफिक लगने के बाद वो इंटेंसिव हो जाएगा। मोलर देखिए, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा। अच्छा, ये हीट कैपेसिटी क्या होता है, ये तो हमारा एक्सटेंसिव होता है। ये हमारा क्या होता है, एक्सटेंसिव। इसी में अगर मोलर लगा दिया तो ये हमारा क्या होता है, एक्सटेंसिव। इसी में अगर मोलर लगा देता तो ये इंटेंसिव हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको, मोलर और स्पेसिफिक लगेगा तो इंटेंसिव हो जाएगा। अब अगला देखिए, ईएमएफ, आपको बताए थे ईएमएफ चेंज नहीं होता, ये भी क्या हमारा इंटेंसिव है। ठीक है, ईएमएफ भी सिर्फ कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, साइज पर डिपेंड नहीं करता है वैसे। ठीक है, और रेसिस्टेंस बताइए, ये इंपॉर्टेंट है। रेसिस्टेंस का अगर बात करेंगे तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे। रेसिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, रेसिस्टेंस R बराबर रो L बाई ई, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता ही है। ठीक है, लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। फाइनली क्या बोल सकते हैं, साइज पे डिपेंड करता है। तो ये क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। क्या हो गया, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये भी एक्सटेंसिव और फर्स्ट और सेकंड क्या हो गया, इंटेंसिव। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। मोलर और स्पेसिफिक लग जाएगा, इसमें स्पेसिफिक या मोलर लग जाता तो क्या हो जाता है, इंटेंसिव हो जाता है। याद रखेंगे, फिक्स हो जाएगा, तब मोलर लगने के बाद चेंज नहीं होगा, 1 मोल के लिए बस। चलिए, नोट कीजिए इसको।
समझ में आ रहा है? अगर और क्वेश्चन होगा तो आपको करवा देंगे। चलिए, अभी दो तरह का हम लोग क्वांटिटी पढ़ेंगे जो किसी भी सिस्टम को, स्टेट को आइडेंटिफाई करेगा, किसी भी सिस्टम के स्टेट के बारे में बताएगा। ठीक है, वो दो तरह का क्या क्या है, एक होता है स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल, एक होता है पाथ फंक्शन या पाथ वेरिएबल या पाथ फंक्शन उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो दो तरह का अभी क्वांटिटी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल। पहला पढ़ेंगे स्टेट फंक्शन या वेरिएबल, जो किसी भी सिस्टम के स्टेट के बारे में बताए, जो किसी भी सिस्टम के स्टेट के बारे में बताए। सपोज ये कोई सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है, इसमें सपोज आइडियल गैस भरा हुआ है। ठीक है, तो इस सिस्टम के स्टेट के बारे में जानना है सपोज आपको, ये सिस्टम के स्टेट के बारे में जानना है कि किस स्टेट पे ये सिस्टम है। तो आप बता दीजिए इसके प्रेशर के बारे में, आप बता दीजिए इसके वॉल्यूम के बारे में, आप बता दीजिए इसके टेम्परेचर के बारे में, तो आपको स्टेट पता चल जाएगा। ठीक है, आपको स्टेट पता चल जाएगा, सपोज प्रेशर कितना है इसका, वॉल्यूम कितना है, अभी टेम्परेचर कितना है। तो सिस्टम के स्टेट के बारे में आपको जो है अभी प्रेजेंट कंडीशन, स्टेट मतलब प्रेजेंट स्टेटस, कंडीशन के बारे में आपको जो है पता चल जाएगा। जैसे स्टेटस हम लोग लगाते हैं, तो जिस तरह का आप लोग स्टेटस लगाते होंगे तो उसी तरह का, मतलब जैसे आपको सामने वाला देखने वाला उसी तरह से आपको जज करता है कि अच्छा इस तरह का इसका माइंडसेट है। अगर आप लोग मतलब टूटा हुआ दिल जो नहीं लगाता स्टेटस, अगर आप एकदम दर्दनाक स्टेटस लगाएंगे तो सामने वाला को लगा इसका सपोज कुछ ना कुछ जरूर हुआ, ब्रेकअप हुआ होगा लग रहा है। ठीक है, तो उस तरह का स्टेटस देख के क्या होता है, आदमी जज करता है तो किस तरह के कंडीशन में ये होगा। अभी अगर आप मतलब एकदम पढ़ाई लिखाई वाला वीडियो लगाते हैं, ठीक है, आजकल तो स्टेटस तो बहुत फेमस है, एकदम स्टेटस रोज लगता होगा, आप लोग का भी लगता होगा। ठीक है, तो ये सब वो कम कीजिए थोड़ा, तभी पढ़ाई में मन लगेगा। तो ये प्रेशर ये भी नहीं है। अगर आप देखिए प्रेशर बता दीजिए किसी भी सिस्टम का, वॉल्यूम बता दीजिए, टेम्परेचर बता दीजिए, तो आप क्या बता देंगे, इसका स्टेटस बता देंगे। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शन क्या होता है, जो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, जो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा, वो कैसे अचीव हुआ वो फाइनल स्टेट उस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो लिख सकते हैं पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट। वो स्टेट कैसे अचीव हुआ है उसको इससे मतलब नहीं है, उसको मतलब है कि इनिशियल स्टेट इसका क्या था और फाइनल स्टेट इसका क्या हुआ। वो इनिशियल से फाइनल कैसे गया इसको मतलब नहीं है, इनिशियल से फाइनल कैसे गया इसको मतलब नहीं है। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है, जैसे आपका हो गया डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इसको बीच से मतलब नहीं है कि ये टी इनिशियल से फाइनल कैसे पहुंचा, क्या करके पहुंचा, इस पर कुछ वर्क हुआ होगा या इसने वर्क किया होगा या इसको हीट मिला होगा। ठीक है, इस सबसे इसको कोई मतलब नहीं है, इसको फाइनल स्टेट बताइए, इनिशियल स्टेट बताइए, बस खत्म। ये होता है स्टेट फंक्शन। उसी तरह हो गया डेल्टा पी, डेल्टा पी, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, बस इसी इसको मतलब है। ठीक है, उसी तरह आपका हो गया डेल्टा वी, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम। उसी तरह इंटरनल एनर्जी, देखिए टर्म आप लोग पढ़ेंगे, नया नया पढ़ेंगे, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, और यह डेल्टा ई से भी लिखते हैं इसको, डेल्टा यू या डेल्टा ई, इंटरनल एनर्जी हो गया आपका। ठीक है, इंट्रोपी हो गया आपका। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी आपका हो गया डेल्टा जी। ये सब हम लोग आगे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब आगे में पढ़ेंगे। ये सब क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। क्या होता है, स्टेट फंक्शन सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करता है, इसको मतलब नहीं है कि कैसे ये अचीव हुआ है। सपोज आपको देखिए एग्जांपल समझाते हैं, समझेंगे तो क्वेश्चन बनेगा। देखिए इसका भी क्वेश्चन लेके आए हैं, समझेंगे तो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये पीवी कर्व है, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वर्क कैसे निकालेंगे पीवी कर्व का सारा चीज पढ़ेंगे। ठीक है, जो एरिया अंडर होता है ना पीवी कर्व, वही हमको वर्क बताता है। ठीक है, वो आपको आगे हम बताएंगे। सपोज देखिए
ठीक है। सपोज एक प्रोसेस ऐसे हो रहा है और एक प्रोसेस ऐसे हो रहा है, ठीक है। एक ये फर्स्ट प्रोसेस है, ये सेकंड प्रोसेस है, ठीक है। सिस्टम यहाँ से यहाँ गया पहले और उसके बाद यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, स्टेट अचीव करने के लिए। ये भी यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। ये इसका इनिशियल कंडीशन था। तो इसका अगर प्रेशर निकालेंगे तो इनिशियल प्रेशर ये होगा पी आई और ये होगा पी फाइनल, ठीक है। ये इसका इनिशियल वॉल्यूम वी आई, ये वी एफ मान लेते हैं फाइनल। तो अगर आपको निकालना है दोनों का, अगर निकालेंगे डेल्टा पी अगर आप लोग निकालेंगे तो क्या होगा, सिंपल पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक है। ये पहला के लिए, ये पहला केस में, ये दूसरा केस में, ये पहला केस में है। दूसरा केस में भी अगर आप लोग निकालेंगे डेल्टा पी या डेल्टा वी तो क्या हो जाएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, दोनों का वैल्यू सेम आएगा कि नहीं बताइए। इसको मतलब नहीं है कि आप कैसे वो स्टेट को अचीव किए हैं, ये पी इनिशियल से पी फाइनल आप कैसे गए हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ क्या बताइए, इसको पी फाइनल बताइए, पी इनिशियल बताइए, आपको ये बता देगा डेल्टा पी का वैल्यू। वी इनिशियल बताइए, वी फाइनल बताइए, डेल्टा वी का वैल्यू आपको बता देगा। इसको फर्क नहीं पड़ता है, इसको फर्क नहीं पड़ता है कि कैसे ये स्टेट को अचीव किया गया है, ये स्टेट कैसे अचीव हुआ है, पी फाइनल से पी इनिशियल या पी इनिशियल से पी फाइनल कैसे गया है, इसको फर्क नहीं पड़ता। देखिए ऐसे गया है और ऐसे गया है, ठीक है। दोनों केस में क्या होगा, डेल्टा पी सेम आएगा, डेल्टा वी सेम आएगा, डेल्टा यू सेम आएगा, डेल्टा एस सेम आएगा, डेल्टा जी सेम आएगा, क्योंकि ये सारा स्टेट फंक्शन है। ये स्टेट कैसे अचीव होता है इस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए उसके बाद हमारा होता है दूसरा पाथ फंक्शन। क्या होता है, पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या होगा, जो पाथ पे डिपेंड करेगा, जो पाथ पे डिपेंड करेगा। इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप वो स्टेट कैसे अचीव किए हैं, किस तरह से वो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो पाथ फंक्शन क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है, ठीक है। डिपेंड अपॉन हाउ द स्टेट अचीव, या बोल सकते हैं डिपेंड अपॉन हाउ द प्रोसेस हैपन। मतलब लिख सकते हैं पाथ डिपेंडेंट। क्या लिख सकते हैं, पाथ पे डिपेंड करेगा, रास्ते पर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, रास्ते पर डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड करेगा। जैसे एग्जांपल बहुत फेमस, याद रखेंगे, वर्क और हीट, वर्क और हीट याद रखेंगे, पाथ फंक्शन का एग्जांपल होता है, पाथ फंक्शन का एग्जांपल होता है। देखिए यहाँ से आपको जो है समझाते हैं थोड़ा। ये आपका पी वी कर्व है सेम, ये पी ये भी सेम ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए सेम ग्राफ आपको जो है यहाँ पर ड्रॉ करके दे रहे हैं। ये इनिशियल कंडीशन था, ये फाइनल कंडीशन था, ये पहला स्टेट है। मतलब दो प्रोसेस से जो है सेम जो है स्टेट अचीव हो रहा है। एक यहाँ से यहाँ पहले जाएंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है, और ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा है। दोनों केस में अगर आप लोग वर्क निकालेंगे, दोनों केस में अगर आप लोग वर्क निकालेंगे तो वर्क क्या होता है, एरिया अंडर कर्व। पीवी वर्क अगर आप लोग निकालेंगे, बाद में आपको पढ़ाएंगे, वर्क का एकदम सेपरेट वीडियो आएगा, फर्स्ट लॉ का वीडियो आएगा, उसमें आपको वर्क बताएंगे कैसे निकालते हैं। तो वर्क जो एरिया अंडर कर्व होता है वही वर्क होता है, ठीक है, पीवी कर्व। तो देखिए इसका ये पाथ का अगर वर्क निकालना है आपको, ये इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकेंड। तो इसका अगर आपको वर्क निकालना है तो इसके अंडर में कितना एरिया है, देखिए ये वाला एरिया, ये वाला एरिया निकाल लीजिए। ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे बाद में हम लोग सीखेंगे। तो ये वाला अगर आप लोग एरिया निकाल लेंगे, ये वाला एरिया, तो ये किसका हो जाएगा, इसका वर्क हो जाएगा। उसी तरह अब देखिए आपको निकालना है इसका वर्क, तो इसका ये देखिए इसमें जो ये एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा। देखिए आपको दिखाते हैं, ये ब्लू से दिखाते हैं, ये ब्लू वाला लाइन देखिए ध्यान से। ये सेकेंड वाले का जो वर्क होगा, वर्क जो होगा इन केस ऑफ सेकेंड ज़्यादा होगा वर्क इन केस ऑफ फर्स्ट। देखिए दोनों का इनिशियल और फाइनल कंडीशन है जो है सेम है। देखिए इसका भी इनिशियल कंडीशन पी आई मान लेते हैं, इसका भी प्रेशर अगर सपोज मानेंगे तो पी आई, वॉल्यूम मानेंगे तो वी आई। इसका भी देखिए अगर प्रेशर मानेंगे तो मतलब पी एफ और वॉल्यूम वी एफ। दोनों का इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन सेम है, बट दोनों के केस में वर्क अलग अलग आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये ब्लू वाला लाइन प्लस रेड वाला लाइन मिलके सेकेंड का वर्क दे रहा है, और ये सिर्फ रेड वाला लाइन मिलके जो है फर्स्ट का वर्क दे रहा है। तो वर्क यहाँ पर क्या आया, डिफरेंट आया। उसी तरह हीट भी आपका जो है डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो हीट और वर्क जो है पाथ फंक्शन है, वो पाथ पे डिपेंड करता है कि कैसे वर्क हुआ है, कैसे वर्क हुआ है। देखिए वर्क दोनों केस में क्या आया, डिफरेंट आया, सेकेंड का ज़्यादा आया फर्स्ट से। तो याद रखेंगे वर्क और हीट हमारा पाथ फंक्शन होता है, और ये सारा हमारा जो है स्टेट फंक्शन होता है। सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड नहीं करता कि कैसे वो स्टेट अचीव हुआ है, ठीक है। नोट करेंगे इसको। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं।
आज थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए इंट्रोडक्शन दे रहे हैं थोड़ा, और थोड़ा धीमे धीमे चलेंगे। उसके बाद जो है सेकेंड वीडियो से एकदम थोड़ा आपको जो है बेसिक आइडिया हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा फास्ट में पढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2001 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है आपको बताना है। पहला ऑप्शन, वर्क इज ए स्टेट फंक्शन। वर्क हमारा बोल रहा है स्टेट फंक्शन होगा। दूसरा बोल रहा है टेम्परेचर इज ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में है, वही तो आपके दिमाग में नहीं चल रहा है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। चेंज इन द स्टेट is completely defined when the initial and final state are specified. When the initial and final state is specified. चलिए, और उसके बाद डी ऑप्शन है आपका। डी ऑप्शन क्या है कि वीक वर्क अपेयर्स एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। वर्क अपेयर्स एट द बाउंड्री ऑफ द, ठीक है, इसको करेंगे सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन है, 2001 का है, सिंगल करेक्ट है, सिंगल करेक्ट है। बताइए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। पहला ही देखेंगे, देखिए वर्क इज स्टेट फंक्शन। अभी तो बताए वर्क जो होता है डिफरेंट होता है। वर्क क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर आप लोग पाथ डिफरेंट, मतलब वो जो स्टेट है, अगर फाइनल स्टेट आप लोग डिफरेंट पाथ से अचीव करेंगे, डिफरेंट प्रोसेस से अचीव करेंगे, तो वर्क जो है आपका डिफरेंट हो जाता है। जैसे आपको अभी बताए थे, सेकंड का वर्क ज़्यादा था फर्स्ट से, तो हमारा पहला ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है, तो फॉल्स ही निकालना था, तो पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए और ऑप्शन भी थोड़ा देख लेते हैं। टेम्परेचर इज स्टेट फंक्शन, एकदम सही है। डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, पहला ही एग्जाम्पल दिए थे आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए, चेंज इन द स्टेट इज कंप्लीटली डिफाइंड व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज स्पेसिफाइड। कहने का मतलब चेंज इन स्टेट आप बता सकते हैं आसानी से, ठीक है, जब, और पूरा कंप्लीटली आप लोग डिफाइन कर देंगे जब इनिशियल एंड फाइनल स्टेट दिया रहेगा, सही है, ठीक है। सपोज देखिए डेल्टा टी निकालना है, तो फाइनल और इनिशियल दे दीजिए, और कुछ से मतलब नहीं है हमको, वो स्टेट किस तरह से अचीव हुआ है इससे मतलब ही नहीं है हमको, सिर्फ हमको क्या चाहिए, इनिशियल और फाइनल स्टेट जाए, खत्म, कंप्लीटली उस सिस्टम के बारे में हम बता देंगे, ठीक है। अगर डेल्टा पी निकालना है तो आप बता दीजिए पी फाइनल माइनस पी इनिशियल कर देंगे, फाइनल स्टेट बता दीजिए कितना है और इनिशियल स्टेट बता दीजिए कितना है, सिस्टम का जो है कंप्लीटली सिस्टम को जो है हम डिफाइन कर दें, ठीक है। तो स्टेट वेरिएबल को, स्टेट फंक्शन को हम लोग इस तरह डिफाइन करते हैं, फाइनल और इनिशियल कंडीशन बस बताना है हमको, किस तरह से वो प्रोसेस अचीव हुआ वो नहीं बताना होता है। चलिए डी अच्छा है, वर्क अपेयर्स एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। ये आपको वर्क जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि वर्क तभी होता है जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कुछ एक्सचेंज हो। जैसे देखिए सिस्टम के अंदर कितना भी हीट हो, वो सिस्टम के अंदर ही घूम रहा है, तो एनर्जी क्या, एनर्जी का एक्सचेंज कुछ नहीं हुआ। एनर्जी और वर्क तो लगभग, हीट और वर्क तो क्या हो, इंटर कन्वर्टेबल है ना, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। तो एनर्जी से आपको समझा, सपोज हीट है, किसी भी सिस्टम में कितना हीट है अंदर में रहेगा, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो सिस्टम किसी को हीट देता है या अंदर हीट लेता है, तभी जा क्या होगा, वर्क होगा, बोल सकते हैं। तो वर्क जो होता है
वर्क तभी होता है जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होगा, कुछ एक्सचेंज होगा। ठीक है, सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करता है या सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करता है, तो सारा कहाँ पर होता है, बाउंड्री पे। कहाँ पर होता है, बाउंड्री पे होता है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तो फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, वर्क इज अ स्टेट फंक्शन। वर्क हमारा क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। इसको करेंगे नोट। इसको नोट करेंगे। चलिए, उसके बाद हम लोग जो है कुछ थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस के बारे में आपको बता देते हैं। वैसे डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन अभी आपको थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ठीक है, ठीक है। एक चीज़ और आपको बताना है, जैसे आपको एक प्रोसेस होता है साइक्लिक प्रोसेस। चलिए ये लास्ट में बता देंगे, नहीं तो अभी बता देते हैं क्योंकि स्टेट फंक्शन आपको बताया। देखिए साइक्लिक प्रोसेस, पहला ही प्रोसेस ले लेते हैं साइक्लिक प्रोसेस। चलिए, ठीक है, पहला ही प्रोसेस ले लेते हैं साइक्लिक प्रोसेस। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। पहला हमारा है साइक्लिक प्रोसेस। पहला हमारा क्या है, साइक्लिक प्रोसेस। क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस में, ये पीवी कर्व है सपोज, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये इसका पी इनिशियल है। देखिए सिस्टम को ध्यान से देखिए, यहाँ से चला था, यहाँ से चला था और यहाँ ही फिर वापस आ गया, मतलब पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। ठीक है, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। तो साइक्लिक में क्या होता है, पी इनिशियल और पी फाइनल क्या होता है, बराबर होता है। पी इनिशियल और पी फाइनल बराबर होता है। देखिए ना, साइक्लिक होगा। और देखिए साइक्लिक प्रोसेस होने के लिए क्लोज लूप भी होना चाहिए, क्लोज्ड लूप भी होना चाहिए। आप ये बोलेंगे सर ये साइक्लिक होगा क्या, देखिए बताइए तो, ये पी है और ये बी है, ये कोई एक प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ हो रहा है, मतलब जैसे गया वैसे वापस आ गया, ये साइक्लिक है क्या। इसका देखिए पी इनिशियल और पी फाइनल तो इक्वल है, क्योंकि यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ फिर वापस आ गया, जहाँ गया था, जहाँ से गया था वहीं फिर वापस आ गया। इसका पी इनिशियल पी फाइनल है, बट ये क्लोज लूप नहीं बना रहा है, ये क्लोज लूप नहीं बना रहा है, तो ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस नहीं होगा, साइक्लिक प्रोसेस नहीं होगा, साइक्लिक प्रोसेस नहीं होगा। देखिए साइक्लिक प्रोसेस का क्या होता है, पी इनिशियल पी फाइनल के बराबर होता है, जहां से चला था वहीं पर फिर आ गया, जहां से चला था वहीं पर फिर आ गया। देखिए दूसरा भी दे सकते हैं आप, सपोज देखिए यहां से चला था और यहीं पर फिर वापस आ गया, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। ठीक है, तो बताइए पी इनिशियल और पी फाइनल बराबर है, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पी इनिशियल और पी फाइनल बराबर है तो डेल्टा पी जीरो हो जाएगा। सर डेल्टा पी ही क्यों, सारा स्टेट फंक्शन जीरो हो जाएगा, सारा स्टेट फंक्शन जीरो हो जाएगा, ऑल स्टेट फंक्शन विल बी जीरो। क्योंकि स्टेट फंक्शन क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट से उसको बस मतलब है। स्टेट फंक्शन क्या होता है, उसको फाइनल और इनिशियल स्टेट से बस मतलब है। तो इनिशियल स्टेट बराबर फाइनल स्टेट, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी जीरो, डेल्टा टी जीरो, डेल्टा यू जीरो, डेल्टा जी जीरो, सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जितना भी स्टेट फंक्शन है सारा का सारा जीरो हो जाता है साइक्लिक प्रोसेस में। याद रखेंगे, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब जहां से चला वहीं पे आ गया, जहां से चला वहीं पे आ गया। ठीक है, जहां से चला वहीं पे आ गया, पी फाइनल बराबर पी इनिशियल, और क्लोज लूप भी बनना चाहिए। देखिए क्लोज लूप बन रहा है यहाँ पर क्लोज लूप नहीं बन रहा है, ये पी इनिशियल बराबर पी फाइनल है, जहां से गया था वहीं पे आ गया, बट क्लोज लूप नहीं बना, ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं होता है। और अगर साइक्लिक प्रोसेस होगा तो सारा स्टेट फंक्शन यहाँ पर जीरो होगा। आपको बोलेगा बताइए इसके लिए डेल्टा यू क्या होगा, इंटरनल एनर्जी जीरो, इसके लिए बोलेगा डेल्टा टी क्या होगा, जीरो, डेल्टा पी क्या होगा, जीरो, बट वर्क बोलेगा निकालना पड़ेगा, वर्क अगर बोलेगा तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एरिया अंडर जो कर्व होता है, ये क्लोज लूप के अंदर जो जितना एरिया होता है वही आपका साइक्लिक प्रोसेस का वर्क होता है। ठीक है, नोट करेंगे इसको।
ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है सेकेंड से पढ़ते हैं, फर्स्ट हो गया। अब हम लोग इंपॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट था वैसे। चलिए दूसरा अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ये सब तो बहुत फेमस है। आइसोथर्मल प्रोसेस डिटेल, अच्छा डिटेल में इसके बारे में आपको बताएंगे सब कुछ, ठीक है। अभी बस इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अभी आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि थर्मोडायनेमिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो आइसोथर्मल मतलब क्या होता है, देखिए आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब क्या होता है सेम, आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म, ठीक है। सेम सेम स्ट्रक्चर फार्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल का मतलब होता है हीट, मतलब तो क्या हो गया टेम्परेचर, मतलब सेम टेम्परेचर होगा, मतलब डेल्टा टी क्या होगा जीरो होगा, चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा जीरो होगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। द प्रोसेस लिख सकते हैं, द प्रोसेस PROCESS occurs at constant temperature, कांस्टेंट टेम्परेचर। ऐसा प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। उसका ग्राफ भी आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, वैसे आपको ड्रॉ करना सिखाएंगे बाद में भी, अभी आप लोग जो है इंट्रोडक्शन के लिए ले लीजिए। इस तरह का ग्राफ होता है, ठीक है, इस तरह का ग्राफ होता है किसका आइसोथर्मल कर्व। इसको क्या बोलते हैं आइसोथर्मल कर्व, क्या बोलते हैं आइसोथर्मल कर्व। क्या होता है आइसोथर्मल कर्व, कर्व कांस्टेंट टेम्परेचर पे इस तरह का ग्राफ बनता है, ठीक है। थोड़ा बेसिक आइडिया दे रहे हैं, बताइए आपको बॉयल्स लॉ याद है, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या होता था, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू P2 तो ये किसके लिए वैलिड हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। यही होता था बॉयल्स लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो P1 बराबर क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है, डेल्टा टी जीरो होता है। एक बात यहाँ पर आप नोट करके याद रख लीजिए, आगे में आपको बताएंगे जब इंटरनल एनर्जी पढ़ाएंगे। अगर डेल्टा टी होगा जीरो, डेल्टा टी क्या होगा जीरो होगा, टेंस टू क्या डायरेक्ट जीरो लिखिए, डेल्टा टी अगर होगा जीरो तो डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा यू जो होता है हमारा इंटरनल एनर्जी होता है, और इंटरनल एनर्जी कहीं ना कहीं वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो हमारा होता है, ये इंटरनल एनर्जी जो हमारा होता है, किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी का हम लोग बात करेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। कहीं ना कहीं वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पे ही डिपेंड करता है, और काइनेटिक एनर्जी जो है सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे 3/2 kT आप लोग पढ़े होंगे, 3/2 kT, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो देखिए सारा कांस्टेंट है, ये जो है टी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसीलिए डेल्टा टी अगर जीरो होगा तो डेल्टा यू भी आपका जो है जीरो हो जाता है, मतलब इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाता है। इसको आप लोग नोट करके रख लेंगे, आगे में इसके बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे, ठीक है। इसको बस आप लोग क्या करेंगे नोट करेंगे, आगे में इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ऐसे थर्मल प्रोसेस में क्या होता है डेल्टा टी जीरो होता है, इसका ग्राफ ये है, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये प्रोसेस अकर होता है, बॉयल्स लॉ होता है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो P1 बराबर P2 हो जाता है, और डेल्टा टी जीरो तो डेल्टा यू भी जीरो, इंटरनल एनर्जी, बिकॉज इंटरनल एनर्जी जो होता है आपका वो कहीं ना कहीं सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चलिए इसको नोट करेंगे। चलिए उसके बाद हमारा है तीसरा ठीक है, ये बेसिक था, अभी पूरा डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा हमारा है आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस, और चौथा भी यहां पर पढ़ लेते हैं साथ में ही आइसोकोरिक प्रोसेस, दोनों आसान है। आइसोचोरिक प्रोसेस, चोरिक पढ़ेंगे तो इस आपको जो है इसका जो है याद रहेगा स्पेलिंग। चलिए आइसोबारिक, आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम। देखिए यहाँ पर बारीक है, बार किसका यूनिट है, बार किसका यूनिट होता है प्रेशर का, तो सेम प्रेशर। ऐसा प्रोसेस जो कांस्टेंट प्रेशर पे हो, द प्रोसेस occurs at
कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे जो प्रोसेस होगा उसको क्या बोलेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस, मतलब डेल्टा पी इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस, द प्रोसेस, देखिए आइसोकोरिक, आइसो मतलब सेम, कोरिक मतलब वॉल्यूम, ठीक है। द प्रोसेस ऑकर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसा प्रोसेस जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। पहले इसको हम बोलते थे आइसोचोरिक प्रोसेस, ठीक है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोबारिक क्या होता है, जो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। आइसोकोरिक क्या होता है, जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। इसका अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं तो पीवी कर्व कैसे होगा, ये भी ये पी, कांस्टेंट प्रेशर है तो सिंपल ग्राफ ऐसे हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम, ये भी ये पी, तो कांस्टेंट वॉल्यूम का ग्राफ कैसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। देखिए प्रेशर, देखिए इसमें बता रहा है ना, देखिए वॉल्यूम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे, प्रेशर सेम होगा। वॉल्यूम चेंज करेंगे, प्रेशर सेम रहेगा, वॉल्यूम चेंज करेंगे, प्रेशर सेम रहेगा। देखिए प्रेशर चेंज करेंगे, प्रेशर यहाँ पर चेंज करेंगे, वॉल्यूम आपको सेम मिलेगा। सपोज ये मान लेते हैं 10 है, यहाँ पे 10 मान लेते हैं वॉल्यूम है, 10 लीटर या कुछ, ठीक है। तो अगर आप चेंज भी करेंगे, प्रेशर कितना भी आप ले लीजिए, वॉल्यूम आपका देखिए कांस्टेंट है। देखिए वॉल्यूम आप कुछ भी ले लीजिए, प्रेशर आपका कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए इसको करेंगे नोट, और एक लास्ट प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जो है 2 इंपॉर्टेंट और प्रोसेस पढ़ेंगे, उसके बाद वीडियो को खत्म करके। चलिए काफी लंबा वीडियो हो चुका है, तो पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपको पढ़ना है, सब कुछ डिटेल में पढ़ना होता है, क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना है, तो आपको लंबा वीडियो ही देखना होगा, ठीक है। चलिए और एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, कितना 4 पढ़ लिए हैं, 5वां पढ़ेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस। देखिए एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका वर्क निकालेंगे, इंटरनल एनर्जी निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो एडियाबैटिक, इसमें आइसो वाला टर्म ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, Q 0 होता है, मतलब डेल्टा Q, हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। वहाँ पर बताए थे एडियाबैटिक बाउंड्री, याद है आपको, आइसो मतलब जहाँ पर जो आइसोलेटेड सिस्टम था वहाँ पर एडियाबैटिक बाउंड्री होता है, मतलब हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। तो डेल्टा Q हो जाएगा 0, डेल्टा Q क्या हो जाएगा 0, डेल्टा Q क्या हो जाएगा 0, मतलब ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस which occurs at constant heat बोल सकते हैं, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, डेल्टा क्यू क्या होगा 0 होगा। इसका भी अगर आपको ग्राफ देखना है तो देख लीजिए, आइसोथर्मल जैसा ही होता है, आइसोथर्मल जैसा ही होता है, लेकिन इसका स्लोप जो होता है उससे ज़्यादा होता है। ग्राफ है तो कुछ इसका स्लोप होगा, तो स्लोप क्या होता है, ज़्यादा होता है उससे, ठीक है। मतलब ये ज़्यादा तेजी से गिरता है, यहाँ पे बोल सकते हैं, इस तरह का होता है, इस तरह का आपका होता है। चलिए सभी का आपको एक बार ग्राफ जो है ड्रॉ करके दिखा देते हैं, सभी जितना भी अभी तक प्रोसेस पढ़े हैं, साइक्लिक को छोड़ के देखिए ध्यान से, ये P ये V। चलिए पहला बताइए, पहला हम लोग आइसोबारिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइसोबारिक, बारिक इसका यूनिट है प्रेशर का, ये हो गया आइसोबारिक, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। देखिए आइसोकोरिक, कोरिक मतलब वॉल्यूम, देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हम लोग बात करेंगे आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल का थोड़ा स्लोप किससे, एडियाबैटिक से थोड़ा ज़्यादा होता है, इस तरह से, ठीक है। अगर बात करेंगे एडियाबैटिक का, तो एडियाबैटिक थोड़ा तेजी से गिरता है, इस तरह से, इस तरह से जो है तेजी से गिरता है, ठीक है, इस तरह से थोड़ा इसका स्लोप जो है थोड़ा ज़्यादा होता है। ये क्या है, कौन सा प्रोसेस है ये, आइसोबारिक, ठीक है। ये हमारा होता है आइसोथर्मल, ये हमारा होता है एडियाबैटिक, और ये हमारा होता है आइसोकोरिक,
याद रखेंगे इसको, ठीक है। ये हमारा ग्राफ होता है। एडियाबैटिक और आइसोथर्मल का लगभग सेम होता है, इसका स्लोप थोड़ा ज़्यादा होता है, ये तेजी से गिरता है एकदम, इसका स्टीप ज़्यादा होता है, ठीक है। इसको नोट करेंगे। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से 5 मिनट में पढ़ते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ये दो इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है, ये सारा जितना भी अभी तक प्रोसेस पर है ना, सब में आपको यूज करना पड़ेगा। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, आपको केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर अभी खत्म हुआ है, आपको पता होगा रिवर्सिबल प्रोसेस, थोड़ा रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन थोड़ा सा सिमिलर है, तो थोड़ा सा रिलेट करके आपको पढ़ाएंगे। चलिए देखिए, ये हमारा है रिवर्सिबल, पहले इरिवर्सिबल के बारे में समझते हैं, ठीक है। ये है इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये है रिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा बताइए, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता था? जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या होता था, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता था, यहाँ पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। उसी तरह का कुछ है, एक क्वेश्चन ही पूछा है प्रीवियस ईयर में, वो भी आपको करवा देंगे। देखिए, जो रिवर्सिबल प्रोसेस, ये जो आपका जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है, ये वन स्टेप प्रोसेस है, एक स्टेप में ये प्रोसेस खत्म हो जाता है। ये क्या होता है? वन स्टेप प्रोसेस, ठीक है। ये हमारा जो होता है मल्टी स्टेप होता है, मल्टी स्टेप, मल्टी स्टेप बोल सकते हैं या इन्फिनाइट स्टेप बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? इन्फिनाइट स्टेप होता है, इन्फिनाइट स्टेप होता है। ये क्या होता है? वन स्टेप, एक बार में खत्म, एक बार में खत्म, ठीक है। उसके बाद इसको जो है ये फाइनाइट टाइम लगता है कंप्लीट होने के लिए, फाइनाइट टाइम टू कंप्लीट, और ये क्या है? इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट, इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट, मतलब इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? इनफाइनाइट, मतलब ये अगर बात करेंगे प्रैक्टिकली तो ये प्रोसेस तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम लगेगा इसको कंप्लीट होने में, तो प्रैक्टिकली ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता है। देखिए, ये जो होता है, आप एक चीज इसको नोट करके रखेंगे, अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस आपको देगा तो लिखा रहेगा एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ये प्रोसेस जो हमारा होता है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे होता है, और ये कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे नहीं होता है। एट बोल सकते हैं वेरिएबल प्रेशर। तो सर कैसे पहचानेंगे एग्जाम में रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल? तो अगर आपको लिखा रहे कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर तो समझ जाइएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस है, अगर आपको कुछ नहीं लिखा है तो समझ जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्वेश्चन में अगर आपको उसको बताना होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो आपको मेंशन कर देगा क्वेश्चन में कि एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ये वर्क हो रहा है एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, इतना बार 5 बार दे देगा, यूनिट देगा प्रेशर का, ठीक है, 10 एटीएम दे देगा। और अगर कुछ नहीं देगा तो समझ जाएंगे रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। चलिए आपको समझाते हैं, यहाँ पे थोड़ा डायग्राम बना के देखिए, ठीक है। ये जो है इनिशियल स्टेट है सिस्टम का, ये यहाँ पर जो है पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या है? पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें भरा हुआ है आइडियल गैस, क्या भरा हुआ है? आइडियल गैस भरा हुआ है, ठीक है। और ऊपर से जो है हम क्या किए, एक मास जो है यहाँ पर जो है रख दिए, ठीक है। एक स्टोन लेके या एक ईंट लेके यहाँ पर जो है ऊपर में रख दिए, तो इसका फाइनल कंडीशन क्या है? ये क्या है? कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, यही एम जो है यही क्या करेगा? प्रेशर अप्लाई करेगा। तो इसका जो है फाइनल स्टेट क्या हो जाएगा? कुछ इस तरह से हो जाएगा। गैस क्या हो गया? कंप्रेस हो गया, सिस्टम के ऊपर हम लोग काम किए हैं,
गैस का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। गैस का मॉलिक्यूल यहाँ पर जो है कंप्रेस हो गया है। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए इनिशियल स्टेट है, ये हमारा जो है फाइनल स्टेट है। तो जो वॉल्यूम का चेंज होता है इसी तरह हम लोग क्या निकालते हैं, वर्क निकालते हैं। ठीक है, ये हमारा अभी टॉपिक नहीं है। ये पिस्टन था, ये हमारा क्या है, पिस्टन है। ठीक है, और ये जो मास हम लोग रखे थे, देखिए यहां से यहां देखिए ध्यान से, एक स्टेप में प्रोसेस हो गया कि नहीं। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किए, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किए, एक ईंट रख दिए इस पे, देखिए सिस्टम धड़ाम से नीचे आ गया, धड़ाम से नीचे। देखिए पहले क्या था, इक्विलिब्रियम पे था जब ये मास नहीं रखे थे। अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों क्या था, बराबर था। मास रखने पर एक्सटर्नल प्रेशर जो ड्राइविंग फोर्स होता है, ये ड्राइविंग फोर्स होता है ऊपर वाला, ठीक है, ये अपोजिंग फोर्स। तो ये ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा हुआ, सिस्टम क्या हो गया, मतलब गैस क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। कंप्रेस होने के बाद एक मतलब जहाँ पर जो है एक्सटर्नल प्रेशर अब जो है इंटरनल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, वहाँ पर रुक जाएगा। सर कैसे बराबर होगा, पहले तो बराबर नहीं था। तो वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा ना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। पहले इतना वॉल्यूम था, देखिए इतना वॉल्यूम कम हुआ, तो वॉल्यूम कम होगा तो नीचे का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो जब प्रेशर ज़्यादा होगा तब दोनों इक्विलिब्रियम में आएगा, दोनों रुक जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में क्या होता है, एक स्टेप प्रोसेस होता है, फाइनाइट टाइम लगता है कंप्लीट होने में, एक ही बार में धड़ाम से नीचे आ जाएगा, एक ही बार में धड़ाम से नीचे आ गया। तो ये क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसा होता है। रिवर्सिबल में क्या होगा, अगर रिवर्सिबल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, ये एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होता है, फाइनाइट टाइम लगता है इसको कंप्लीट होने में। देखिए इसका इनिशियल स्टेट हम मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये देखिए ध्यान से मान लेते हैं, यहाँ पर जो है आइडियल गैस भरा हुआ है सेम, यहाँ पर जो है आइडियल गैस भरा हुआ है, और यहाँ पर जो है हम कुछ डस्ट पार्टिकल मान लेते हैं, बारी बारी से धीरे धीरे जो है रख रहे हैं। ठीक है, डस्ट पार्टिकल जो है यहाँ पर जो है रख रहे हैं। ठीक है, कुछ बालू लेके यहाँ पर जो है धीरे धीरे डस्ट पार्टिकल धीरे धीरे रख रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियली क्या होगा, जो बाहर का प्रेशर होगा वो अंदर के प्रेशर के बराबर होगा। थोड़ा थोड़ा डस्ट पार्टिकल रखेंगे, थोड़ा थोड़ा रखेंगे, तो जैसे ही बाहर का थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होगा, थोड़ा पिस्टन नीचे आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, वॉल्यूम थोड़ा कम होगा, फिर ऊपर नीचे का प्रेशर बराबर हो जाएगा, फिर और डस्ट पार्टिकल थोड़ा डालेंगे, फिर थोड़ा सिस्टम नीचे आएगा। ठीक है, देखिए ये पिस्टन जो है थोड़ा और नीचे आएगा, फिर क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा थोड़ा सा, अरे पिस्टन कम नीचे आएगा, बाहर का प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो हम जो डस्ट पार्टिकल रख रहे हैं उसके कारण से प्रेशर जनरेट होगा यहाँ पे, तो पिस्टन जो है थोड़ा नीचे आएगा, फिर वॉल्यूम थोड़ा कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर ज़्यादा, देखिए प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो थोड़ा सा फिर वॉल्यूम कम होगा, अंदर का प्रेशर ज़्यादा, तो फिर क्या होगा, दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। मतलब फिर थोड़ा सा हम क्या डालेंगे, तो फिर थोड़ा सा डस्ट पार्टिकल डालेंगे, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर नीचे वाला प्रेशर अपोज करेगा उसको। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है इनफिनाइट टाइम लगता है कंप्लीट होने में। अगर इसका फाइनल स्टेट देखेंगे, ये सपोज इसका फाइनल स्टेट है, मान लेता है इनफिनाइट टाइम के बाद ये स्टेट हमको जो है अचीव हुआ है, ये स्टेट जो है हमारा अचीव हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारा डस्ट पार्टिकल, क्योंकि बहुत देर के बाद ये प्रोसेस जो है यहाँ पर जो है कंप्लीट हमारा हुआ है, मतलब कंप्लीट तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकली ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता है। देखिए इतना सारा डस्ट पार्टिकल जो है यहाँ पर जो है हम दे चुके हैं, तो ये करने में हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा, इन्फिनाइट टाइम लगा होगा। ये जो आपको दिखा रहे हैं ये इन्फिनाइट टाइम के बाद का है, ये आपका जो है इन्फिनाइट टाइम के बाद का है। ये गैस तब तक क्या होगा, कंप्रेस हो चुका हुआ होगा। देखिए इसमें जो है इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, यस करेगा, क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस हो रहा है। ये क्या है, बहुत स्लो प्रोसेस है। ये देखिए गैस कंप्रेस हो चुका है, तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है। यहाँ से यहाँ देखिए ट्रांजिशन बहुत टाइम के बाद, इन्फिनाइट टाइम के बाद, इन्फिनाइट टाइम के बाद ये प्रोसेस जो है यहाँ पर जो है अचीव होगा। तो ये क्या है, इन्फिनाइट टाइम पे होता है, मल्टी स्टेप पे होता है, धीरे धीरे हम जो है डस्ट का पार्टिकल यहाँ पर डालते जाएंगे और सिस्टम जो है पिस्टन जो है थोड़ा थोड़ा नीचे जाते जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन्फिनाइट टाइम लगता है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं होता है, क्योंकि धराम से नीचे हो गया, ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट यहाँ पर नहीं होता है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम किसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, इक्विलिब्रियम डू नॉट एग्जिस्ट, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि देखिए सिस्टम और सराउंडिंग में थोड़ा सा डस्ट पार्टिकल डाल रहे हैं, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, फिर नीचे का प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, फिर बराबर हो जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो मतलब क्या होता है, ये जो अगर मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, तो ये जो सिस्टम जो है अपना इनिशियल स्टेट फिर से अचीव कर सकता है, क्योंकि माइन्यूट डिफरेंस होता है वहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा पिस्टन नीचे आएगा, इसीलिए तो इन्फिनाइट टाइम लग रहा है। तो ये हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ये हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। कैसे जानेंगे क्वेश्चन में, तो रिवर्सिबल में आपको कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दिया रहेगा, देखिए प्रेशर कांस्टेंट लगाए, धराम से नीचे गएगा, एक स्टेप प्रोसेस होता है, ये मल्टी स्टेप होता है, ये इन्फिनाइट टाइम लगता है कंप्लीट होने में, ठीक है। इसको नोट कीजिए, एक क्वेश्चन करते हैं उसके बाद वीडियो खत्म करेंगे, ठीक है। ये हमारा जो होता है स्लो प्रोसेस होता है, ये फास्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। ये एक और पॉइंट लिख सकते हैं आप, ये हमारा क्या होता है स्लो प्रोसेस, ये फास्ट प्रोसेस होता है। इरिवर्सिबल क्या होता है, फास्ट प्रोसेस, ये हमारा फास्ट होता है, ये हमारा स्लो प्रोसेस होता है। ये धीरे 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 हो रहा है, ठीक है। ये रफ्ता रफ्ता एकदम धीरे 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 होगा, रफ्ता रफ्ता ऐसे करके धीरे धीरे, ठीक है। आप लोग गाना सुने हैं, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती के सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती के सामा हो गए। चलिए रिवर्सिबल इरिवर्सल के बारे में डिटेल में हम लोग आगे पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए अभी काफ़ी लंबा हो चुका है वीडियो, तो आगे में हो सकता है कि फर्स्ट लॉ या हम लोग वर्क के बारे में, वर्क पे वीडियो आएगा। आई होप अभी तक आप लोग अगर वीडियो देखेंगे तो बहुत कुछ सीख चुके होंगे। थैंक यू आपको, थैंक यू सो मच।